हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबको अपनी जर्नी बताने जा रही हूँ कि किस तरह मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त की। तो सबसे पहले मैंने जो एस्टेट था, एस्टेट दिसंबर 2022 वाला क्रैक किया। उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की। रात को 12-12 बजे तक मैं पढ़ती थी। पहले स्कूल जाती थी, प्राइवेट स्कूल। उसके बाद आती, घर का काम, बच्चा, और रात को मैं पढ़ती थी। रात को पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, मुझे सुबह सुबह पढ़ना पसंद है। लेकिन उस टाइम मैं नहीं पढ़ सकी सुबह, तो मुझे रात को ही पढ़ाई करनी पड़ी। तो दिसंबर 2022 में मैंने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया। उस टाइम तक मेरा लिटरेचर काफ़ी मजबूत हो चुका था, क्योंकि उससे पहले मैंने नेट के लिए काफ़ी लिटरेचर पढ़ लिया था। नेट क्वालिफाई था मेरा, दिसंबर 2021 में मेरा नेट हुआ था। उसके बाद मैं लिटरेचर पढ़ती रही जेआरएफ के लिए, वो तो नहीं हुआ खैर। तो एस्टेट दिसंबर 2022 मैंने पढ़ लिया, मैंने क्रैक कर लिया। उस टाइम जब मैंने एस्टेट दिया तो पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी थी, लास्ट डेट थी। और जब रिज़ल्ट आया एस्टेट का तो वो मेरा क्रैक हो गया, और जो पीजीटी की डेट थी वो भी एक्सटेंड हो गई। तो उस टाइम मैंने सोचा शायद भगवान ने ये कहा है कि सोनी अब तैयारी कर ले, ये एक्सटेंड मैंने जो करवाई है डेट वो तेरे लिए करवाई है। तो मैंने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लेकर कि हाँ मुझे डेली पढ़ना है। डेली तो मैं 2021 से ही पढ़ रही थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने लिटरेचर ना पढ़ा हो, सब्जेक्ट ना पढ़ा हो। तो अब क्या था कि मुझे एक सरकारी नौकरी के लिए जो मेरी जिद थी, जिद ही समझो, क्योंकि मेरे दिल में ये एक पीड़ा थी कि मैंने एमए बीएड कर लिया है, एस्टेट नहीं हो रहा है, क्या करें, सरकारी नौकरी कैसे लें। तो उसके लिए एक लगन थी, एक जज्बा था मेरे अंदर कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। तो जनवरी 2023 से ही मैंने तैयारी इसके लिए स्टार्ट कर दी थी। पीजीटी के लिए जो वैकेंसी थी, वो सीट थी जनरल की 39, बहुत कम थी, काफ़ी कंपटीशन था। लेकिन मुझे एक हौसला था कि अगर मैं पढ़ूंगी, अपना 100% दूंगी, तो उसके बाद चाहे मैं सिलेक्ट भी ना हूँ तो मेरे मन में ये नहीं रहेगा कि मैंने तैयारी नहीं की, कि चलो एक बार तैयारी तो करके देखते हैं, हो सकता है भगवान सुन ले, मेहनत सफल हो जाए। तो उसके बाद मैंने सिलेबस निकलवाया, प्रिंट आउट करवाया, एक टेबल लगा ली, चेयर लगा ली, अपनी बुक्स इकट्ठा कर ली, सिलेबस के अनुसार देख देख के कि इसमें क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा। जो स्टडी मटेरियल था लिटरेचर के लिए, मैंने दृष्टि की जो नेट की बुक होती है वो ली, और एक गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक। लिटरेचर मेरा काफ़ी मजबूत था, क्योंकि जितने भी मैंने पीवाईक्यू लगाए उस टाइम, तो उन सब में मेरी पकड़ थी। मुझे विश्वास था कि लिटरेचर में मार नहीं खाऊंगी। +1 +2 का सिलेबस भी था मेरे सिलेबस में, वो मैंने पढ़ा नहीं था आज तक, एक बार पढ़ा था सिर्फ एस्टेट में। तो उसकी मैंने एनसीईआरटी बुक खरीदी। वैसे मैंने जो गाइड होती है वो भी ले ली थी। अभिव्यक्ति माध्यम की बुक मैंने खरीदी। ग्रामर के लिए मैंने पेड कोर्स ले लिया था, क्योंकि ग्रामर मुझे लगता था कि मेरी मजबूत नहीं है। छंद है, अलंकार है, रस है, शब्द शक्ति है, तो ये सब मुझे थोड़ा कम आता था। ये सब मेरे टॉपिक थोड़े कमज़ोर थे, तो इसलिए मैंने इसके लिए पेड कोर्स ले लिया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे, पहले कह रहे थे कि मार्च में पेपर हो जाएगा, मार्च में नहीं हुआ। फिर कह रहे जून में डेट आई थी पेपर की कि आपका पेपर कब हो रहा है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे एक एक टॉपिक को बड़ी बारीकी से पढ़ा, कई बार पढ़ा, लिख के देखा, नोट्स मैंने बनाए। मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने नोट्स तैयार किए। बड़े अच्छे नोट्स मैंने तैयार कर रखे हैं। हर एक लेखक परिचय के ऊपर जो लाइन होती है, जैसे प्रेमचंद की है कि साहित्य व जादू की लकड़ी है,
जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में भी विश्व की आत्मा के दर्शन करा देती है। तो इस तरह की हर कवि की, हर लेखक की मैंने वो पंक्तियाँ याद की। ग्रामर का एक एक टॉपिक बिल्कुल मैंने अच्छे से तैयार किया, लिख के देखा। इसी तरह मैंने एनसीईआरटी का टॉपिक, अभिव्यक्ति माध्यम के टॉपिक तैयार किए और 1-2 महीने में मेरा सिलेबस हो गया। 2 महीने में सिलेबस कवर करने के बाद मैंने फिर से रिवीजन किया। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं ना पढ़ी हूँ। मेरा लगातार प्रयास था कि चाहे जब भी एग्ज़ाम होगा तो मुझे अपना बेस्ट उसमें करना है, तो इसलिए एक भी दिन पढ़ाई रोकनी नहीं चाहिए। तो मैं डेली पढ़ती थी और धीरे धीरे करके मेरा सिलेबस अच्छे से कवर हो रहा था। प्रैक्टिस मैं कर रही थी। जो यूथ कंपटीशन की बुक आती है वहाँ से मैंने जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं और लिटरेचर के, वो मैं लगा लेती थी। एनसीईआरटी के लिए मैं बार बार एनसीईआरटी पढ़ती थी, उसमें से खुद क्वेश्चन बना लेती थी कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। और 9 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था, 9 सितंबर 2023 में। तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ, नेगेटिव मार्किंग थी एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम अच्छा गया, मुझे आशा थी कि हो जाएगा। और अक्टूबर में फिर मेरा रिज़ल्ट आया। सितंबर में ही, लास्ट सितंबर में रिज़ल्ट आ गया था, तो वो मेरा क्रैक हो गया। जब इस दौरान भी मैं पढ़ती रही। जब मैंने एग्ज़ाम दे रखा था, मैं अपने मायके गई हुई थी, भाभी को लड़की हुई थी। उस टाइम में से भी कुछ टाइम बचा के तो मैं वहाँ भी अपनी स्टडी कर लेती थी। कुछ टाइम, थोड़ा टाइम मिलता था लेकिन कर लेती थी। मुझे ये था कि छोड़ना नहीं है, आपका मेरा हो जाएगा। और रिटन एग्ज़ाम के लिए एक बार फिर मैंने सिलेबस को कवर कर लिया था। जब रिज़ल्ट आ गया तो फिर ये था कि ये तो क्रैक हो गया। अब जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, सबसे बड़ी जंग तो वही थी, क्योंकि पहली बार सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे थे। उससे पहले जो भी एग्ज़ाम दिया है तो ऑब्जेक्टिव ही दिया है। एग्ज़ाम तो मैंने ज़्यादा नहीं दिए थे। ये टीचिंग का मेरा पहला एग्ज़ाम था और आप सबकी दया से, भगवान की कृपा से मेरा इसमें सिलेक्शन भी हो गया। तो उसके बाद बारी आई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करने की। उसमें देखा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। 10-10 नंबर के 15 क्वेश्चन आने थे। 18 क्वेश्चन थे टोटल, उसमें से 15 करने थे और टाइम था हमारे पास केवल 3 घंटे। तो मैं डेली ये सोचती थी कि आज 4 पेज लिख दिए, कल 5 पेज लिखूंगी। कभी भी ये नहीं था कि कल 4 लिखे थे तो आज 3 रह गई, ऐसा मैंने नहीं सोचा। उससे ज़्यादा एफर्ट मैं करती थी। सुबह मैं 3 बजे उठती थी। जब 3 बजे उठती थी तभी से मैं लिखना स्टार्ट कर देती थी। डेली, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे सही हो, मैं पढ़ी, मैंने लिखा। और शायद डेली की राइटिंग प्रैक्टिस ही मुझे और उनसे आगे ले गई, क्योंकि पेपर तो ज़्यादा टफ सब्जेक्टिव का भी नहीं आया। पेपर बहुत ईजी आया था। सब बच्चे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो उसको टफ कह दे। लेकिन वही बात, जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी थी वो बच्चा आगे निकल गया, जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी वो पीछे रह गया। क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक जो लेसन थे उनमें से पता था कि यहीं से आने वाला है, एनसीईआरटी ज़्यादा आने वाली है, हमें पता चल चुका था ये। क्योंकि जो हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव, उसमें भी ज़्यादा एनसीईआरटी ही आई थी, तो लग रहा था कि शायद एनसीईआरटी ही ज़्यादा आएगी। तो उसके लिए मैंने हर एक लेसन की भूमिका, उसमें जो पूछा गया है वो, और निष्कर्ष, मैंने वो हर एक लेसन का बना रखा है। मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि मैं अपने नोट्स, अगर आपको ज़रूरत हो तो जो एसपीएससी पीजीटी की तैयारी करेगा वो ले सकता है, उसकी फ़ोटोकॉपी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद मैं हर रोज़ ये सोचती थी कि आज और ज़्यादा पढ़ना है, आज और ज़्यादा पढ़ना है। सुबह 3 से 5, 5:30, क्योंकि दिसंबर का टाइम था, तो 3:30 बजे तक मैं उठ जाती थी। उसके बाद 5:30 बजे तक मैं पढ़ती थी। फिर मेरा बच्चा जब स्कूल चला जाता था और घर का काम निपटाने के बाद 10 बजे मैं फ्री हो जाती थी। फ्री होने के बाद मैं डेली राइटिंग प्रैक्टिस करती। छोटे छोटे टारगेट मैंने बनाए कि आज इन टॉपिक को कंप्लीट करना है।
पढ़ के भी और लिख के भी। जो मैंने टॉपिक पढ़ा वो मैंने साथ के साथ लिखा। ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं टॉपिक पढ़ती और वह मैं ना लिखती। जब तक उसको ना लिखती तब तक मुझे भी विश्वास ही नहीं होता था कि मुझे याद हो गया है। उसके बाद जब मेरी तैयारी अच्छी हो गई, लगभग 7 बार सिलेबस हो चुका था तब तक मेरा, फिर मैंने एक दिन जिस तरह पेपर आना था, मैंने 5 मॉडल टेस्ट पेपर बना लिए उसी तरह के, और वो 5 मैंने लास्ट टाइम में रिवीजन भी किए। उनमें से एक मॉडल टेस्ट पेपर मैंने करके भी देखा कि जैसे वहाँ 3 घंटे बैठ के करेंगे पेपर को, ऐसे ही मैं घर पर कर लेती हूँ। पहले तो लगता था शायद 3 घंटे तक नहीं लिखा जाएगा, हाथ दुखने लग जाएगा, हाथ में दर्द होगा, लेकिन फिर मैंने कर लिया वो। मैंने लगातार 3 घंटे 15 क्वेश्चन लिखे और मुझे विश्वास हो गया कि मेरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों में ये था कि 3 घंटे काफ़ी कम है और पेपर शायद नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो कैसे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, कहीं छूट ना जाए। अगर क्वेश्चन छूट गया तो समझो हम सिलेक्शन से बाहर हैं। तो इसलिए मुझे विश्वास हो गया था कि मैं लिख तो दूंगी, बाकी देखते हैं कि एग्जामिनर उसमें कैसे नंबर देगा। तो इस तरह मेरी जर्नी चली, छोटे छोटे टारगेट बनाए, उनको कंप्लीट किया डेली। फिर जो फाइनल जो हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था वो था पहले 16 दिसंबर को, फिर पोस्टपोन होके जो EMRS का एग्ज़ाम था उसके कारण फिर वो 30 दिसंबर का हो गया। 30 दिसंबर तक दोस्तों मेरा 8 बार सिलेबस हो चुका था, 8 बार। हर एक टॉपिक मैंने रिटन में ले लिया था। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो मैंने लिखा ना हो, चाहे वो NCERT का हो, चाहे लिटरेचर का हो, चाहे ग्रामर का हो, हर एक टॉपिक मैंने लिख लिया था। फिर मैं एग्ज़ाम देने गई, मेरा एग्ज़ाम बड़ा अच्छा हुआ, खुश थी। बाहर निकलने के बाद परीक्षा हॉल से तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे और मेरा बच्चा भी मेरे साथ गया था। वो बोले कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? मैंने कहा है 1 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, हो जाएगा मेरा, मुझे विश्वास था। उसके बाद ये था कि कब रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, और ये था कि इंटरव्यू में सिर्फ एक बार सिलेबस रिवाइज हमें करना है। आता तो था सब कुछ, क्योंकि 8 बार सिलेबस हो चुका था मेरा, तो सिलेबस पर तो पकड़ बन चुकी थी। बस ये था कि एक बार रिजल्ट आ जाए फिर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। बस थोड़ी बहुत तो इस दौरान मैंने वीडियो देख ली थी कि किस तरह इंटरव्यू में जाते हैं, किस तरह का ड्रेस कोड होना चाहिए आपका। उसके बाद फरवरी में रिजल्ट आ गया और मेरा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी पास हो गया। अब थी इंटरव्यू की बारी, तो उसके लिए जैसे सभी के मन में होता है क्या पहने, पैरों में क्या पहने, हाथों में क्या पहने, खासकर लेडीज़ का सूट कैसा पहने, कलर कौन सा होना चाहिए। तो जब इंटरव्यू की डेट आ गई तो पढ़ाई भी इस दौरान स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि ये था कि एक बार सिलेबस तो रिवाइज ही करना है। तो सिलेबस साथ के साथ रिवाइज हो रहा था, इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी, तो ड्रेस कोड भी कंप्लीट कर लिया था। पता चल चुका था कि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, ऐसे ऐसे होता है, इस तरह की वीडियो देख ली थी। तो 7 मार्च 2024 को मेरा इंटरव्यू था। जैसे सभी के मन में होता है कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं बाहर तो नहीं हो जाए। जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के नंबर थे वो बताए नहीं थे, सिर्फ ये कहा था कि आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया गया है। तो डर था कि कहीं सब्जेक्टिव में कम नंबर ना हो, लेकिन फिर सोचा क्या तो होगा या फिर नहीं होगा, इस डर को बाहर निकालो। जितना डरेंगे उतना पीछे जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में तो कॉन्फिडेंस ही ज़्यादा देखा जाता है कि आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा सकते हो। मेरी भी इंटरव्यू के लिए बारी आई तो ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा था डर, क्योंकि ये सोच लिया था कि अगर मेरा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स है
तो सिलेक्शन हो जाएगा, उसको रोकने वाला कोई है नहीं। तो मैं गई इंटरव्यू के लिए रूम में। तो जैसा कि मैंने बता रखा है अपनी पिछली वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पुट किए गए, 4-5 हरियाणा जीके के और लगभग 25 से 28 क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट के पूछे गए, जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, अनटच थी मैं उससे, वो मैंने आज तक पढ़ा नहीं है। और कुछ मुझसे शुद्ध अशुद्ध भी लिखवाए गए डेमो के तौर पर। बाकी मैंने हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की। 1 या 2 क्वेश्चन मुझसे गलत भी हो गया, 1-2 क्वेश्चन मुझे ध्यान भी नहीं आया उस टाइम जब उन्होंने पूछा। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि वेरी गुड बेटा, आपने अच्छा किया, आपने जो यहाँ टाइम बिताया आप उसमें कॉन्फिडेंट थे, स्माइली फेस आपका था, वेरी गुड। तो मुझे यकीन हो चुका था 6-7 नंबर तो मुझे इंटरव्यू में मिल ही जाएंगे। तो उसके बाद हम पंचकूला से चल दिए। पंचकूला से चलने के बाद हम स्टेशन पर ही थे, रेलवे स्टेशन पर, शाम को 5 बजे। तभी हमारी लिस्ट आ गई थी, जो इंटरव्यू के नंबर है वो और जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के नंबर है वो। तो उसमें देखा कि मेरी रैंक 6ठी आई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उस परमात्मा का धन्यवाद किया जिनकी बदौलत मुझे सिलेक्शन मिला। और मुझे ये लगा कि मैंने जो मेहनत की थी, जो मैं सुबह 3-3 बजे उठकर पढ़ती थी, वो आज सफल हो गई। तो हम बड़े खुश हुए। उसके बाद घर आए, घर वालों को बता दिया गया था पहले ही रास्ते में कि सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा इंटरव्यू गया है और मार्क लिस्ट भी आ गई है। तो घर वाले भी बड़े खुश थे, विश्वास था कि जब फाइनल लिस्ट लगेगी तो उसमें नाम आ जाएगा। और 11 मार्च को शाम को लगभग 7 बजे हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ गया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। बड़ी खुशियाँ मनाई गई, घर में सब खुश है। अब जॉइनिंग बाकी है, कभी भी आ सकती है। वैसे तो आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन आचार संहिता का इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर सरकार चाहे अगर तो वो हमारी जो ज्वाइनिंग है वो जल्दी ही करवा सकती है। अगर सरकार ने ये चाहा कि अभी नहीं, इलेक्शन के बाद करवाएंगे, तो वो इलेक्शन के बाद हो जाएगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि जिस तरह मैंने अपने आप से मोटिवेट होकर कि कुछ मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आप भी इसी तरह मेहनत कीजिए, अपने जीवन को सुधारिए। क्योंकि जब हम मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं तो उस सफलता का मज़ा अलग ही है। तो आप भी खूब पढ़िए, मस्त रहिए। अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है पढ़ाई का, बिल्कुल मस्त होकर आराम से छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उनको कंप्लीट कीजिए। फिर उनको कंप्लीट करने से आपको एक अच्छी खुशी आपको महसूस होगी। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ, आपको किसी भी तरह का पढ़ाई के दौरान तनाव नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी जर्नी। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन कौन मेरी इस जर्नी से प्रभावित हुआ है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।